पिछले कुछ हफ्तों में बिजली उत्पादन पर बहुत ध्यान दिया गया है। क्या आप बिजली के बिना दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि बिजली उत्पादन और वितरण के बिना जिस आधुनिक दुनिया में हम रहते हैं उसका वजूद मुमकिन नहीं। तो भारत में बिजली के स्रोत क्या हैं? जल विद्युत से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक बिजली के बहुत से स्रोत हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन इसका मुख्य स्रोत है। कोयले और कोक से भारत में रोजमर्रा की ऊर्जा जरूरतों का 70% पूरा होता है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में इंडिया साइंस की टीम ने खनिजों से समृद्ध राज्य झारखंड की यात्रा की। इस राज्य में भारत का 26% से अधिक कोयला भंडार है। यहाँ हमने पूरे देश में 43 खदानों का संचालन करने वाली मिनी रत्न सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का दौरा किया। CCL कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। यहाँ हम भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्रों का दौरा करते हैं। पिपरवार में जहाँ हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम आयात को कम करने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मान लीजिए कि देश 3 करोड़ 50 लाख टन ईंधन वाला कोयला आयात कर रहा है, तो हम अपने हिस्से का काम पूरा करके इसे कम कर सकते हैं। पिछले साल हमने 6 करोड़ 30 लाख टन कोयले की आपूर्ति की थी, और अगर इस साल हम 7 करोड़ 40 लाख टन करते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख टन के फर्क के साथ हम निश्चित रूप से इस आपूर्ति और मांग के अंतर को पाटने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में कोयला किसी देश के समग्र आर्थिक विकास में काफी अहम भूमिका निभाता है। हमारी अर्थव्यवस्था में भी कोयला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत में कुल ऊर्जा खपत का 45% कोयले से पूरा होता है। 32,000 करोड़ टन के अनुमानित कोयला भंडार के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। हम इन संसाधनों का पूरी तरह से दोहन नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम अभी भी अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करते हैं। लेकिन 2021 से 25 तक इसमें बड़े बदलाव की संभावना है, जब तक अक्षय स्रोतों से पैदा होने वाली ऊर्जा में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो जाती और इससे जुड़ी प्रक्रिया में 1 दशक से ज्यादा समय लगेगा। तब तक भारत में बिजली का आधार कोयला ही रहेगा। भारत में बिजली उत्पादन के सबसे बड़े स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन। ये भारत की 70% से अधिक बिजली की जरूरत को पूरा करता है, इसलिए इस खनिज को काला सोना कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऊर्जा और बिजली के अलावा लोहा, इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भर हैं। सबसे किफायती और ऊर्जा का प्रचुर स्रोत माना जाने वाला कोयला आसानी से जलने वाली काली या भूरी काली तलछटी चट्टान है, जो मुख्य रूप से कार्बन से बनी है। ये मिट्टी के नीचे दबे पौधों के अवशेषों पर पड़ने वाले भूगर्भीय दबाव से लाखों वर्षों में बना है। भारत में कोयला कई रूपों और गुणों में पाया जाता है। इसे मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है।
एंथ्रासाइट यानी कठोर कोयले में 86% से 97% के बीच सभी कोयला रैंकों में सबसे ज्यादा कार्बन होता है। अपनी उच्च ताप गुणवत्ता के कारण इसका ज्यादातर उपयोग उद्योग जगत, खासकर धातु उद्योग में किया जाता है। भारत में ये केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। कोयले का एक मध्यम ग्रेड बिटुमिनस है, जिसमें कार्बन सामग्री 45% से 86% के बीच और ताप क्षमता उच्च होती है। भारत में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। ये ज्यादातर झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सब बिटुमिनस कोयले में बिटुमिनस कोयले की तुलना में कार्बन की मात्रा थोड़ी कम यानी 35 से 45% के बीच होती है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। लिग्नाइट कोयले का निम्नतम ग्रेड है। इसमें कार्बन सामग्री सबसे कम यानी 25 से 35% के बीच होती है और इसमें नमी काफी ज्यादा होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में किया जाता है। ये राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। कोयला सदियों से भारत के इतिहास से जुड़ा रहा है। फिर भी व्यावसायिक रूप से इसका खनन 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र से शुरू हुआ था। भाप के इंजन की शुरुआत और प्रथम विश्व युद्ध जैसी प्रमुख घटनाएं भारत में कोयले के उत्पादन और महत्व का कारण बनी। हालांकि अंग्रेजों के भारत पर शासन करने तक मांग कम होने के कारण इसका विकास धीमा रहा, लेकिन ये मंजर 1947 में भारत को आजादी मिलने से बदल गया। तब से भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है। 1956 में एनसीडीसी यानी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कोयले उद्योग के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास द्वारा कुशलता से कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के मकसद से की गई थी। Basically, CCL formed in 1975. सीसीएल की स्थापना 1975 में की गई थी। सीसीएल की स्थापना से पहले ही कुछ खदानें 1956 से एनसीडीसी के समय से काम कर रही हैं। कोल इंडिया के गठन के बाद सीसीएल 1975 में 2 करोड़ 20 लाख टन के उत्पादन के साथ कोल इंडिया की सहायक कंपनी बन गई। इसके बाद 2006 से 2014-15 तक यह 6 करोड़ टन को पार कर गया और पिछले 4 से 5 वर्षों में यह 6 करोड़ 20 लाख टन से 6 करोड़ 70 लाख टन के दायरे में है। पिछले साल कोरोना के कारण हम 6 करोड़ 70 लाख टन डिस्पैच करने के साथ लगभग 6 करोड़ 34 लाख टन कोयला उत्पादन और 10 करोड़ 30 लाख टन ओवरबर्डन का प्रबंध कर सके। 103 million in OB with a dispatch of 67 million. कोयला मंत्रालय के अनुसार 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय कोयले का उत्पादन 3 करोड़ 30 टन था, जो 1970 में बढ़कर 7 करोड़ 30 लाख टन और सन 2000 में लगभग 31 करोड़ 34 लाख टन हो गया। 2020 में देश ने लगभग 73 करोड़ 10 लाख टन कोयले का उत्पादन किया। 2020-21 के वित्त वर्ष में छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा 15 करोड़ 80 लाख टन कोयला उत्पादन किया। इसके बाद ओडिशा ने 15 करोड़ 40 लाख टन, मध्य प्रदेश ने 13 करोड़ 25 लाख टन और झारखंड ने 11 करोड़ 92 लाख टन कोयले का उत्पादन किया। पिछले वर्षों की तरह 2021 के वित्त वर्ष में झारखंड 4 करोड़ 44 लाख टन के उत्पादन के साथ कोकिंग कोल का सबसे बड़ा उत्पादक था, जो कि कुल कोकिंग कोयला उत्पादन 4 करोड़ 48 लाख टन का 99.11% था। भारत सरकार सौर और पवन ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है और 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 175 गीगावाट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर काम कर रही है। अक्षय ऊर्जा पर स्थानांतरित होने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद 2040 तक भी भारत के अपने बिजली उत्पादन के 45% से अधिक के लिए कोयले पर निर्भर रहने का अनुमान है।
भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने वाले कोयले को कैसे निकाला जाता है, कैसे संसाधित किया जाता है और थर्मल प्लांट जैसे अंतिम उपयोगकर्ता तक कैसे पहुंचाया जाता है, इस पर करीब से नजर डालने के लिए हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित कोयला खदानों का दौरा करने के लिए खनिजों से समृद्ध राज्य झारखंड की यात्रा की। CCL एक श्रेणी 1 वाली मिनरल कंपनी है जिसका गठन 1975 में किया गया था और ये कोल इंडिया लिमिटेड की 5 सहायक कंपनियों में से एक है। फिलहाल CCL लगभग 43 खदानों का संचालन करती है, जिनमें से 38 ओपन कास्ट और 5 भूमिगत खदानें हैं। खदानों के अलावा CCL के पास कोयले को प्रोसेस करने के लिए 5 वॉशरीज भी हैं। भारत में कोयला भूमिगत और ओपन कास्ट खदान दोनों तरीकों से निकाला जाता है। हालांकि कोयला निकालने के लिए ज्यादातर ओपन कास्ट पद्धति का ही उपयोग किया जाता है। इससे देश में कुल कोयला उत्पादन का 90% से ज्यादा इसी तरीके से निकाला जाता है। कोयला उत्पादन की ओपन कास्ट विधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में इसकी आर्थिक व्यवहारिता और कोयले की कम बर्बादी के कारण बढ़ा है। ओपन कास्ट खनन या खुली माइनिंग एक सतही खनन तकनीक है जहां भूमिगत जमा कोयला निकालने के लिए ऊपरी चट्टान और मिट्टी की सामग्री को हटा दिया जाता है। उत्खनित क्षेत्र में एक खाई बनाई जाती है जिसे खदान का खान कहा जाता है। ओपन कास्ट खनन विधि का उपयोग कोयला निकालने के अधिक सुलभ तरीके, उत्पादन की उच्च दर, सुरक्षा और संवर्धित उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की असीम संभावनाओं के कारण किया जाता है। ओपन कास्ट खनन को देखने और जानने के क्रम में हमने झारखंड में पिपरवार कोयला क्षेत्र की यात्रा की। ओपन कास्ट खनन के लिए पहला कदम कोयले के भंडार की पहचान करना और फिर इस भंडार के ऊपर की मिट्टी और चट्टान को हटाना है। मिट्टी की इस परत को हटाने के बाद कोयले के भंडार को तोड़ने के लिए ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की जाती है। फिर बेलचे वाले डंपर कोयले को ट्रकों पर डंप करते हैं जो इसे स्टॉक क्षेत्र या वॉशरीज में ले जाते हैं। कोल की डिपॉजिट जहाँ भी होती है ये बेसिकली सेडिमेंट्री डिपॉजिट है और कहीं कहीं पे ये क्या है कि इनक्रॉप करती है। इनक्रॉप मीन्स कि सरफेस तक हमको पहले मिलती है, वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले मिट्टी को जो कि कोयले के ऊपर होती है, जिसको ओवरबर्डन बोलते हैं, उसको बाय मीन्स ऑफ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, अगर हार्ड रॉक्स है तो, और अगर सॉफ्ट रॉक्स है तो ऐसे ही सॉइल से एक्सकवेट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम मुझे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करनी पड़ती है टू एक्सकवेट द ओवरबर्डन जो कि कोयले के ऊपर की रॉक्स है। उसके बाद कोयले को हम लोग 2 तरीके से एक्सकवेट करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, जिसमें सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि आफ्टर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग सॉवेल कोयले को डंपर में लोड करता है और डंपर से हम लोग इसको सरफेस में या तो कोयला स्टॉक के डंप में ले जाते हैं या बाई हाईवा हम लोग डायरेक्टली साइडिंग या वासरी में कोयले को भेजते हैं। सरफेस माइनर्स का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है जिसमें ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लास्टिंग से हानिकारक गैसों के कारण प्रदूषण होता है। सरफेस माइनर्स के पास पानी छिड़कने का उपाय भी है, इसलिए ये धूल को भी कम करता है और मशीन कोयला ब्लॉकों को 100 मिलीमीटर से कम के आकार में काटती भी है ताकि उन्हें सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जा सके। सरफेस माइनर का एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है कि इसमें ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या है कि वाइब्रेशन भी नहीं होता है, ना साउंड नॉइज वाइब्रेशन होता है, ना कोई एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा है कि इसमें स्प्रे का अरेंजमेंट रहता है, वाटर स्प्रे का। उससे क्या होता है कि कोयले के कटिंग के दौरान जो डस्ट जनरेशन होता है उसको वहीं पे सप्रेस कर देता है एट सोर्स। और थर्ड कि हमको विदाउट एनी क्रशिंग अरेंजमेंट, जो कि बहुत जगह हम जो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से कोल प्रोड्यूस करते हैं उसमें मुझे क्रशिंग के लिए अलग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, वहाँ भी डस्ट जनरेट होता है। सरफेस माइनर में सारे काम एक ही जगह हो जाते हैं और मुझे साइज्ड कोल मिलता है जिसको कि सीधे हम एंड यूज के लिए
इधर वासरी भेजते हैं या फिर साइडिंग भेजते हैं, जहां भाई रेलवे वैगन वहां से एंड कंज्यूमर को, चाहे वो पावर यूजर्स हो या कोई अदर्स यूजर्स हो, वहां हम लोग डिस्पैच करें। जिस कोयले में 34% से अधिक राख सामग्री हो उसे वॉशरीज भेजा जाता है। वहां उसे पानी और हवा के दबाव से साफ किया जाता है ताकि राख सामग्री को सरकारी मानकों के अनुसार 34% से कम किया जा सके। इसके बाद ये बिजली संयंत्रों या अन्य उद्योगों को भेजे जाने के लिए तैयार है। एश परसेंटेज रिड्यूस करने से एक तो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ गया कोयले का, दूसरा है कि पावर प्लांट में इस कोयले को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, उसी के द्वारा उसका बॉयलर हुआ, गर्म हुआ, टरबाइन उसका चलता है, तो उससे उसके चिमनी से जो ऐश निकलेगा वो काफ़ी डेंजरस है। और जो भी पावर प्लांट हमारा मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में है या किसी बड़े शहर में है तो वो काफ़ी नुकसान करता है। माने पर्यावरण के हिसाब से इस ऐश के परसेंटेज को कम करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये ऐश आपको जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ का करीब 4-5 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा ऐश चिमनी के द्वारा फैलेगा, जो कि लोगों के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ओपन कास्ट खनन विधि बड़े क्षेत्रों में क्षैतिज रूप से फैली उथली कोयला परतों से भी कोयला निकालने के लिए उपयोगी है। उपरशाई सामग्री को हटाने से जमीन में दबे कोयले की परतें खुल जाती है, जिससे कोयले की परत निकालने में मदद मिलती है। इसलिए इस विधि से भूमिगत विधि की तुलना में ज्यादा मात्रा में कोयला निकाला जाता है और इससे कोयले की बर्बादी भी कम होती है। ओपन कास्ट खानों में कोयले की परतें पूरी दिखती हैं और आधुनिक तथा परिष्कृत खनन तकनीकों के अनुप्रयोग से भी कोयले की बर्बादी कम हो जाती है। कोयले की ब्लास्टिंग, उत्खनन, निष्कर्षण और परिवहन के दौरान आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता और उत्पादन की लागत में काफी कमी आई है। भूमिगत खनन विधि कोयला खनन की सबसे पुरानी विधि है, जहां पृथ्वी की सतह में सुरंग बनाकर कोयला निकाला जाता है। कोयला निकालने के लिए सुरंग और क्षैतिज रूप से शाफ्ट बनाए जाते हैं। इस प्रकार जमीन में भूमिगत सुरंगों का जाल बन जाता है। दुनिया में कुल कोयला उत्पादन का 60% से अधिक भूमिगत खदानों से निकाला जाता है, लेकिन भारत में कुल कोयला उत्पादन का केवल 7 से 8% ही भूमिगत खदानों से निकाला जाता है। भूमिगत खनन पिक एंड शॉवल पद्धति से लेकर आधुनिक यंत्र वाली प्रौद्योगिकियों तक विकसित हुआ है। भारत में कुल भूमिगत कोयला उत्पादन का 90% बोर्ड और पिलर विधि द्वारा किया जाता है और शेष लॉन्ग वॉल खनन विधि द्वारा निकाला जाता है। बोर्ड और पिलर की विधि भूमिगत खनन का सबसे आम तरीका है। इस विधि में छत को सहारा देने के लिए खंभों की श्रृंखला बनाई जाती है, जबकि खंभों के बीच से कोयला निकाला जाता है। बोर्ड और पिलर की खनन विधि उथली कोयला परतों के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है, जहां ऊपर की सामग्री का दबाव कम होता है, इसलिए खंभे छत को सहारा देने में सक्षम होते हैं। ज्यादातर भूमिगत खदानें आकार में छोटी हैं, इसलिए बोर्ड और पिलर प्रौद्योगिकी का उपयोग आर्थिक रूप से व्यवहारिक भी है। कंटिन्यूअस माइनिंग भूमिगत कोयला खदानों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक अन्य विधि है। लगातार कोयला काटने वाली मशीनें आगे बढ़ने पर अपने सामने के कोयले को काटती जाती हैं। साथ ही मशीन के पीछे एक कन्वेयर सिस्टम द्वारा कोयले को वहां से दूर ले जाया जाता है। ये विधि रूम बोर्ड एंड पिलर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें टनल में क्रॉस कटिंग करते हुए इस तरह खुदाई की जाती है, जिससे छतों को सहारा देने के लिए खंभे छूट जाएं। छत को सहारा देने वाले इन कोयले के खंभों को छोड़ते हुए खनन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। खनन किए गए क्षेत्रों से मशीन के पीछे हटने के दौरान इन्हें पूरे या आंशिक रूप से निकाला जा सकता है, जिससे उन सभी क्षेत्रों में छत किसी गुफा की तरह हो जाती है, जहां से सारा कोयला हटा दिया जाता है। झारखंड की चुरी खदानों में बिना ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग के कोयला निकाला जाता है। यहाँ कोयला निकालने के लिए कंटिन्यूअस कोल कटिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। फिर इस कोयले की बैटरी होल्डर्स का उपयोग करके ढुलाई की जाती है। ये नॉन स्पार्किंग और नॉन फ्यूल आधारित मशीन है, जो कोयले को फीडर ब्रेकर तक पहुंचाती है, जहां इसे 100 मिलीमीटर से कम के टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद कोयले को कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जहां से इसे कोल हैंडलिंग प्लांट में भेजा जाता है।
यहाँ पर जो हाईली मैकेनाइज्ड माइन है उसका वर्किंग प्रोसेस विदाउट ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड है। इसमें हमारा मैकेनाइज मेथड से कोयले का कटिंग कंटिन्यूअस माइनर के थ्रू किया जाता है। इसको हम लोग कटिंग करते हैं स्लाइसिंग मेथड से, जो ऑलरेडी डेवलप माइंस में कटिंग करते हैं। एक स्पेशल नाविड मेथड है जिसके थ्रू हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। इस माइंस का जो कटिंग प्रोसेस के बाद जो हमारा सीएम मशीन से कोयले को काटा जाता है, काटने के बाद न्यू इक्विपमेंट बैटरी हॉलर में जो विदाउट केबल इलेक्ट्रिक सप्लाई से हमारा काम करता है। इस बैटरी हॉलर में कोयला कट करके सीएम से काटने के बाद बैटरी हॉलर में लोड किया जाता है। वो बैटरी हॉलर जाके बेल्ट के पास फीडर ब्रेकर में अनलोड करता है और वो अंडरग्राउंड मेटल क्रशर के थ्रू कोल को क्रशिंग करके -100 mm में क्रश करने के बाद वो हम लोग सीक्वेंस ऑफ बेल्ट में डाल के हम लोग सरफेस तक CHP में ले जाते हैं, जहां से उस कोयले को हम लोग डिस्पैच करके साइडिंग तक ले जाते हैं। – 2020-21 के दौरान CCL का कोयला उत्पादन लगभग 6 करोड़ 25 लाख टन था, जिसमें से लगभग 75% यानी 5 करोड़ 20 लाख टन कोयला बिजली क्षेत्र को भेजा गया था और बाकी का महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे कि स्टील, सीमेंट, रसायन आदि कई अन्य उद्योगों में भेजा गया था। भारत में लगभग 270 मुख्य थर्मल पावर प्लांट है। भारत की कुल बिजली का लगभग 71% उत्पादन करने के लिए ये प्लांट कोयले पर निर्भर हैं। इसलिए पिपरवार और चुरी जैसी कोयला खदानें भारत को बिजली उपलब्ध कराने में काफी महत्वपूर्ण है। कोयला निकालने की इस पूरी श्रृंखला को बेहतर बनाने का मिशन देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, मूल रूप से खदानों से बिजली उत्पादन तक। इस पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें बेहतर कोयला खनन तकनीक, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कोयले की ज्यादा निकासी और आधुनिक तथा नई प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। प्रदूषण को कम करने और बिजली उत्पादन में कम पानी के उपयोग के लिए मौजूदा थर्मल पावर प्लांट एक आत्मनिर्भर और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से मजबूत भारत के लिए बेहद जरूरी है।